जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, जिन बच्चों का यूपीपीसीएस प्री निकल रहा है, मतलब जो जनरल में, अगर ये मान लिया जनरल ओबीसी के अगर 75 प्लस सवाल 75-74 तक आ रहे हैं जनरल और ओबीसी के, तो वो उनका निकल जाएगा। महिलाओं के लिए भी यही 70 से 72-74 की रेंज में रहेगा फीमेल के लिए। ठीक, एससी वाले मान ले भाई 68 से 69 क्वेश्चन, एसटी के लिए भाई 60 से 66 क्वेश्चन में निकल जाएगा एसटी के लिए। ठीक है, तो जिसके इतने सवाल सही हो रहे हैं वो अपना मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। कैसे क्या लेखन करना है उसी के बारे में आइए आज देखेंगे। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देखिए, ये मेंस में जो चेक होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको 8 नंबर का जो आता है 120 वर्ड का उत्तर कैसे लिखना है, और कैसे गलत चीज़ों को लिखने से बचना है ना, क्या टू द पॉइंट चीज़ें लिखी जाएंगी उसको देखेंगे। GS1 के बारे में आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, मेगास्थनीज और अलबरूनी इनके साहित्य लेख भारतीय इतिहास के सामाजिक संस्कृति जीवन को समझने में कैसे मदद करते हैं, स्पष्ट करना है। अगर इंग्लिश में देखें, हाउ लिटरेरी अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज एंड अल बरूनी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको 120 वर्ड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहना है। जो पूछा गया सिर्फ वो बताना है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को समझने में, है ना। अब यहाँ पे आपको मेगास्थनीज पता है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सांस्कृतिक जीवन, मतलब जीवन शैली थी वहाँ पे कैसी, उसके बारे में बताता है। अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आता है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए आपने क्या लिखा, मेगास्थनीज कब आया लिख दिया। पर ये सब पूरी गाथा नहीं उसमें लिख दी, मेगास्थनीज ने क्या इंडिका पुस्तक लिखी, मेगास्थनीज कहाँ से आया, किसके शासनकाल में, ये नहीं। मेगास्थनीज का बस ये बता दो, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बताया, 7 वर्गों में डिवाइड करा है ना। देखो, चंद्रगुप्त काल में आया, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त के महल वहल की भव्यता का वर्णन किया, है ना। ये सब आपको लिखना होगा। दास व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक चीज़ें हो गई ना ये। अपराध को कितनी श्रेणियों में बांटा, समाज को 7 वर्गों में बांटा, छुआछूत व्यवस्था प्रचलित थी ये बताया, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी ये बताया, है ना। तो ये चीज़ें आपको ऐसे लिखनी होंगी। बाल विवाह नहीं था, ऐसे ही आपने ये लिखा मेगास्थनीज के बारे में। फिर अलबरूनी ने क्या लिखा वो बता दिया, है ना। ऐसे चीज़ें देखिए जब आप करते हैं ना, तो ये पूरा आंसर राइटिंग वगैरह हम पूरा फीडबैक देते हैं आपको कि क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना है कि आप 120 वर्ड में उसको लिखें अच्छा उत्तर, जो कि 8 में से आप कम से कम 4 से 3.5-4 नंबर पा सकें, है ना। इतना अगर आप पा रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 4 नंबर तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अमूमन GS1 में आप ये मानिए 100 तक की नंबर भी अगर आप ले आए ना तो बहुत बढ़िया है, आप SDM DSP की रैंकिंग में रह सकते हैं। तो आप भी दोस्तों एक ये वाला सवाल लिखने की कोशिश करिए, है ना। प्लीज़ एक ये उत्तर मैं आपको बोलूँगा लिखने की कोशिश करिए। और इसका फीडबैक अगर आप दिलवाना चाहेंगे तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करेंगे जब ना, तो उसको मॉडल आंसर प्लस आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस तक हम पूरी कराएंगे, GS1 से लेकर GS6 तक, ऐसे हिंदी पूरी तैयारी। अब एक सवाल और इंडियन सोसाइटी का, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों का विचार धर्मनिरपेक्षता के विचार का खंडन करता है, इसके संदर्भ में चर्चा करनी है। देखिए, चर्चा की बात जब भी करेगा तो आपको ये नहीं करना है जो इसने लिखा उसी को सही मान लेना है, जो पॉजिटिव चीज़ें आपको बताना है। भारत में देखिए एक चीज़ समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है ना वो हमसे प्रबुद्ध लोग हैं, हमसे प्रबुद्ध थे, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया। आपको उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपको उसको नेगेटिव नहीं बताना है, आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी है, और बाद में लिख देना है कि ये जो है सकारात्मकता को दर्शाता है इसलिए ये उचित है ना। आपको आलोचना भी देनी होगी, सकारात्मक पॉइंट भी बताने होंगे, पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देना होगा, ठीक है। आप खंडन नहीं कर सकते उसका। जैसे आप देखो, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार धर्मनिरपेक्षता के विचार का खंडन करता है, इसको आप लिखिए। अब जैसे देखिए इसमें बढ़िया लिखा है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य संप्रदायवाद से एकदम विपरीत होता है भाई। संप्रदायवाद क्या हो गया, एक ही संप्रदाय को ज़्यादा वो करना। धर्म को विशेष दर्जा देने से प्रतिबंधित करता है भाई, है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि ये किसी भी धर्म को विशेष दर्जा देने से मना करता है। पर हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे सकारात्मक भेदभाव की अनुमति प्राप्त है। सकारात्मक क्यों, सकारात्मक भाई,
आप देखते हो यहाँ क्या है, संवैधानिक संरक्षण मिला है, जैसे धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में, 29-30 में आप देखोगे अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15-16 में धर्म के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। ठीक, आपने ये बताया। इसके बाद आपने अल्पसंख्यकों के जो विशेष अधिकार है उनका सकारात्मक पक्ष बोल दिया। क्या सकारात्मक पक्ष है? कि लोकतंत्र का अर्थ विविधताओं को पहचानना है भाई, और उन्हें स्वीकृति देना है भाई, संरक्षण देना है। नहीं तो जो मेजॉरिटी होगी वो इनके कल्चर को दबा देगी, है ना। तो बहुसंख्यक जो संप्रदाय होंगे वो इनकी संस्कृतियों को नष्ट भी कर देंगे, दमन कर देंगे। और हमने डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा ली है, तो हमें उसके दौरान मतलब कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देना है ना। उनकी संस्कृति वगैरह को भी हमें रोकना है, और विविधता में एकता है भारत में, उसको पहचानना है। फिर आपने आलोचना कर दी भाई, जैसे इससे क्या होता है, कुप्रथाएं भी आती हैं, जैसे 3 तलाक, तुष्टीकरण होता है जैसे वोट बैंक, सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिलता है जैसे बाल विवाह वगैरह। तो ये आपका एक देखिए आंसर तैयार हो गया है ना। तो ऐसे करके आप मेंस की आंसर राइटिंग हमसे सीख सकते हैं, आपको सिखा देंगे कैसे लिखना है क्या नहीं। मेंस यूपी पीसीएस का एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, एक बात आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आते हैं, GS 1 से उठा के GS 6 तक देख लो एकदम। मैं मेंस लिखे हुए हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे 2-2 3-3 क्वेश्चन हर पेपर में छूटे थे। अगर आपका एक भी सवाल 2 सवाल छूट रहा है तो आप रेस से बाहर होना निश्चित है। पेपर को एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, 20 के 20 सवाल हर पेपर के अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, लिख दिया सब कुछ, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें मिल जाता है। तो वो तभी लिख सकते हो जब आप डेली लिखाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना। अभी आप देखते हो ना, कोई नया जिम जाता है भाई, वो मारता है भाई सब तो बहुत दर्द होता है उसके, नहीं मार पाता है। पर जब वो रेगुलर करने लगता है तो अच्छा करता है भाई, डेली कर लेता है। तो अभी से आंसर लिखना शुरू करो। मैं आपको पहले ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लिखा करो 1-2 पेज, 4 पेज, 3 पेज, किसी चीज़ों पे ऐसे ऐसे करके लिखो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे पेपर, अगर आप ये मानिए ऐसे से लेके आप यूपी स्पेशल तक के पेपर अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, है ना, भले थोड़ा थोड़ा सा लिखा, थोड़े थोड़े पॉइंट लिखे, 2-2 3-3 4-4 नंबर भी अगर आप पा रहे हैं, 70-80 भी नंबर पा रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट तो पीसीएस के अधिकारी की मिल ही जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ पर्सनली आपको, है ना। ये समझिए, जैसे बीए में होता था ना, आप लिखिए उसको, क्वेश्चन छूटा तो आप गए। अब ये नहीं जैसे पूछ रहा है ये अल्पसंख्यक वाला, लिख रहा हो ज्योग्राफी का सवाल, मतलब इसी से मिलता जुलता आपको आइडिया हो थोड़ा बहुत, ठीक है, अच्छे बुच्चे के आइडिया हो आपको। 8 में नहीं 6 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 2 2.5 मिलेंगे, आप रेस में बने रहोगे, कोई ना कोई पोस्ट पा जाओगे, है ना। तो मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कंप्लीट मेंस का प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन करिए, संपूर्ण तैयारी आपकी मेंस की हो जाएगी।